हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप लोग ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है और आप लोग 30 में से 25 आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों, जो ओजोन परत है, क्या है, जो ओजोन परत है इसकी जो मोटाई है वो डायमेंशन यूनिट में मापी जाती है। ये तो हमें सभी को पता है, ठीक है। तो यदि कहीं पर ओजोन परत की मोटाई 200 डायमेंशन यूनिट से कम होती है तो वहां पर छिद्र की संख्या दी जाती है, ठीक है। क्या है, 200 डायमेंशन यूनिट से कम होने पर उसे छिद्र की संख्या दी जाती है। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। और इसके साथ ही आपको बता दें साथियों, जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। और ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, जिससे कि मोतियाबिंद और स्किन कैंसर जैसी बीमारियों होने का खतरा रहता है। और ओजोन परत को CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 10% नियम दिया गया, बताना है आपको जो 10% नियम है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो नियम है वो दिया गया था लिंडमान द्वारा, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, यही अपना राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। और जो यह नियम है यह ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो 10% नियम है वो किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, यह ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। यह 1942 में लिंडमान ने दिया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। अब यहाँ पर ये 3 कथन दिए गए हैं और इससे संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से बताना है कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक एवं जलवायु हो, सभी पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं। जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण, ये सभी पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सभी क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बताना है अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल इसमें से उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, HNO3, जिसे कहा जाता है क्या, नाइट्रिक अम्ल। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग इनके नाम भी ध्यान रखें कि इसे क्या कहा जाता है, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको बता दें अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट डियर साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बताना है हमें
कि कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। मतलब ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनसे क्या है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जी हाँ बिल्कुल सही है। CFC से क्या है तापमान में वृद्धि होती है। मीथेन से भी होती है, CH4 से, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बताना है कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, बिल्कुल सही है। साइक्लोन कलेक्टर, ये भी सही है। और फैब्रिक फिल्टर, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना वो होगा ऑप्शन डी, इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गलना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। आपको बताना है किस गैस की वजह से क्या है पौधे की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, गिर जाती हैं और आकार में छोटी होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना वो होगा ऑप्शन बी, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। क्या है, पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO की मात्रा बढ़ जाने पर पौधों के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ कर गिरने लगती हैं और इससे क्या है पौधों का विकास भी बाधित हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। बताना है आपको जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम था 2001, ये किसके लिए बनाया गया था। तो देखिए यह जो नियम था वो था लाउड स्पीकर की वजह से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इस पर रोक लगाई जाए और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, इस पर भी रोक लगाई जाए। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या है, बी और सी सही थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। बताना है आपको कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और जो राइट आंसर है वो होगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है, यही अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आते हैं और इनकी अधिकता से क्या है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि। समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ है मतलब NGO समर्पित है। बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते जाएं या आप अपने लोग कॉपी में नोट करते जाएं और आप लोग देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन ए, WWF फॉर नेचर भारत, यही अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फाउंड ऑफ नेचर, संस्था है जो यह भारत में विश्व स्तर पर NGO मतलब गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानव अधिकार सुनिश्चित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं
और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। जो अनुच्छेद 15 है वो सार्वभौमिक मानव अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, यहाँ पर कहा भी गया है अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानव अधिकारों की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समानता का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। EVS एकीकरण है, बताना है आपको जो EVS है यह किसका एकीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण का, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है यही अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम अशुद्ध जल को शोधित किया जा सकता है, बताना है आपको अशुद्ध जल को शोधित कैसे किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, अवांछित रसायन हटाकर, बिल्कुल सही है। जैविक संदूषक हटाकर, ये भी सही है। और गैसों को हटाकर, तो इन सभी तरीकों से हम क्या है जल को शोधित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि जल में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है। क्या है, जल में जब अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तो जल अशुद्ध हो जाता है। इन सभी तत्वों मतलब अवांछित रसायन, जैविक संदूषक और जो गैसें होती हैं इनको हटाने की जो क्रिया होती है, ठीक है, तो यदि इनको हम हटा देते हैं अवांछित रसायन को, जैविक संदूषक को और गैस आदि को, तो इसके बाद क्या है जो वहाँ जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद में हम रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन बी, उसे परिरक्षण तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है। इससे क्या है जो मुरब्बा है वो बहुत लंबे समय तक चल जाएगा। तो डियर साथी, उस क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।